नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। हम सैनिकों को मिलने वाले खाने, सुविधाओं और सेना की राजनीति का विश्लेषण खबरदार में करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पटना में गंगा नदी में नाव हादसे में 16 लोगों की मौत की खबर आ रही है। जो नाव पलटी थी गंगा नदी में, उसमें मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है और ये अब 16 तक जा पहुंचा है। अपनी क्षमता से ज्यादा लोगों को ये नाव लेकर जा रही थी। 40 लोग इसमें सवार थे, 40 से ज्यादा लोग इसमें सवार थे और संतुलन बिगड़ने के बाद ये नाव गंगा में पलट गई थी। अब जो डराने वाली खबर आ रही है वो 16 लोगों की मौत की खबर है। अभी अब कितने डेढ़ कितने के हैं? डेढ़ अभी तक सुनने में आया कि 5 आया। ठीक। नहीं मिल रही है, अरे नहीं मिल रही है, अरे आइए इस वक्त हम आपको सीधे पटना लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता सुजीत कुमार झा हमारे साथ हैं। सुजीत, कैसे हो गया ये बेहद गंभीर हादसा और क्या कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी तलाश अभी भी चल रही है, या जितने लोग सवार थे सभी के बारे में जानकारी अब मिल चुकी है? सुजीत, सही, बहुत दुखद घटना है। मकर संक्रांति के अवसर पर हर साल गंगा के उस पार दियारे क्षेत्र में पतंगबाजी का उत्सव होता है, जो कि राज्य सरकार के द्वारा कराया जाता है। और आज यही मकर संक्रांति पर ये उत्सव मनाया जा रहा था। काफी संख्या में लोग दियारा पहुंचे थे और शाम को उधर से लौटते वक्त काफी भीड़ हो गई थी और जो नाव होनी चाहिए, जितनी पर्याप्त संख्या होनी चाहिए, वो नाव नहीं थी। इसलिए नाव पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार हो गए और किनारे से जो एनआईटी घाट है गंगा साइड में, वहां से 20-25 मीटर दूर ये नाव नदी में डूब गई। और उसके बाद डूबने के बाद तत्काल बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया। हालांकि अभी तक नाव को नहीं निकाला जा सका है और काफी लोगों के अभी लापता होने की भी खबर है। हमारी बातचीत पटना के सिटी एसपी चंदन कुशवाहा से हुई है। उन्होंने बताया कि अब तक 16 शव बरामद हो चुके हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संख्या और बढ़ भी सकती है, क्योंकि ये भी नहीं पता है कि इस नाव पर कितने लोग सवार थे। कोई 40 से ऊपर की संख्या वैसे बताई जा रही है, लेकिन कितने लोग सवार थे कुल मिलाकर ये जानकारी अभी किसी के पास नहीं है। तलाश जारी है। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है और लोग बचाव कार्य में, जहाँ तक पीएमसीएच में कुछ घायलों को लाया गया है, जिसमें से कुछ मामूली रूप से घायल थे, लेकिन कुछ लोग जो आधा दर्जन के करीब लोग अभी पीएमसीएच में भर्ती है वहाँ पे। बहुत धन्यवाद सुजीत कुमार झा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये एनडीआरएफ के जवान हैं, गोताखोर हैं, जो गंगा नदी में गोता लगाकर अंदर जाकर जो लापता लोग हैं, मुसाफिर हैं, उनकी तलाश में जुटे हुए हैं। ये गंभीर हादसा पटना में हुआ है, गंगा नदी में हुआ है। अपनी क्षमता से ज्यादा लोग सवार हो गए थे इस नाव पर, 40 से ज्यादा लोग सवार थे। ये सभी लोग पटना में गंगा के दियारे में मकर संक्रांति के अवसर पर एक पतंगबाजी महोत्सव होता है, उस उत्सव में हिस्सा लेने आए थे। वहीं से मेले से लौट रहे थे और बोट पाथ ऐसा बताया जा रहा है कि टूट गया, जिसकी वजह से हादसा हुआ है और बीच नदी की धार में ये नाव असंतुलित हो गई और असंतुलन की वजह से असंतुलित होकर ये नाव पलट गई है। संतुलन बिगड़ गया इसका और इस नाव को काबू में नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है और उनकी तलाश में गोताखोर लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। प्रशासन सतर्क है, कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन जो सबसे गंभीर बात है इस हादसे की, वो ये कि 16 लोगों की मृत्यु का समाचार मिला है। उनकी मौत हुई है, डूबने से मौत हुई है। सबसे पहले एक महिला की मृत्यु की खबर आई और उसके बाद लगातार जब शव निकलने का सिलसिला शुरू हुआ तो वो डरावना था और दिल बैठता गया लोगों का, क्योंकि एक के बाद एक शव निकलते गए और अब तक 16 शव निकाले जा रहे हैं। लेकिन जो पीड़ित हैं, जो वहां पर मौजूद इस नाव पर लोग थे, उनके घर वाले थे और प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। दर्दनाक खबर, लोगों का रो रो कर बुरा हाल है।
जिन लोगों के शव मिल चुके हैं वो उनके परिवार का बुरा हाल है। मकर संक्रांति का पर्व था, पूरा बिहार खुशियां मना रहा था और इस पावन पर्व पर मातम वाली ये खबर आ गई। बिहार की राजधानी पटना की गंगा नदी में 40 से ज्यादा लोगों को जा रही एक नाव पलट गई नदी में। उसके बाद 16 शव अभी तक निकाले जा चुके हैं। 40 से ज्यादा लोग दरिया क्षेत्र में पतंगबाजी का कार्यक्रम देखकर लौट रहे थे। 16 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। राहत और बचाव का काम चल रहा है। स्थानीय लोग सहयोग कर रहे हैं। जो गोताखोर हैं वो तो कूदे ही नाव डूबने के बाद जैसे ही सूचना मिली, लेकिन जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय युवा थे, उन्होंने भी गंगा नदी में डुबकी लगाई, लोगों को बचाने की कोशिश की। अब से कुछ देर पहले जो खबर आई उसमें 9 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था जिनका इलाज चल रहा था और ज्यादातर की स्थिति उसमें से बेहतर थी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। वो ज्यादा चिंता की बात है। गंगा नदी में स्नान की भी हालांकि परंपरा होती है मकर संक्रांति के वक्त, लेकिन ये लोग पतंगबाजी के कार्यक्रम से लौट रहे थे। क्या ये प्रशासनिक चूक तो नहीं है? यह सवाल जरूर खड़ा हो रहा है इस गंभीर हादसे पर, लेकिन ये बात है, जांच का विषय है। लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो चीज सामने आती है वो ये कि नाव पर उसकी क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। 40 से ज्यादा लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी थे। जय जवान जय हिंदुस्तान। जहां क्या देश में, भारत में सुरक्षा में तैनात सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान परेशानी में हैं? क्या सीमा पर तैनात सिपाही को खराब भोजन परोसा जाता है? ये तमाम सवाल हैं, पर पिछले कुछ दिनों से बहस इन सवालों पर जारी है। लेकिन इस बीच आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के शिकायती जवानों की पत्नियों को एक बहुत बड़ा डर सता रहा है। डर ये कि कहीं उनके पति किसी अनहोनी का शिकार ना हो जाएं, और इसीलिए जवानों की पत्नियों ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुरक्षा की अपने पतियों की गुहार लगाई है। ऐसी हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। सरकार हर चीज, हर सामान हमारे को देती है, लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं। एक्स सर्विसमैन का कोटा भी हमको नहीं, कैंटीन की सुविधा हमको नहीं, मेडिकल की फैसिलिटी हमको नहीं। ड्यूटी सबसे ज्यादा हमारी। इनके दर्द को, इनकी नाराजगी को अब तक पूरे हिंदुस्तान ने देखा और सुना है। किसी ने खराब खाने का मुद्दा उठाया, किसी ने खराब बर्ताव का, किसी ने सैन्य अफसरों की तानाशाही का, तो किसी ने सौतेले व्यवहार का। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन उससे पहले एहसास और आभास यही हो रहा है कि सरहद के प्रहरियों और देश के भीतर जवानों की स्थिति पूरी तरह से 100% सही नहीं है। बेशक इनकी तादाद उंगलियों पर गिनी जा सके। सहूलियतों और साधनों को लेकर कुछ सैनिक विरोध में लामबंद हो गए हैं, लेकिन उनकी सलामती को लेकर उनसे सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बैठा उनका परिवार भी फिक्रमंद है। सेना के लांस नायक यज्ञ प्रताप सिंह की पत्नी ऋचा सिंह रीवा में अपने पति के लिए परेशान है। आंखों से आंसू लगातार बह रहे हैं, होंठ कांप रहे हैं, जुबान लड़खड़ा रही है, बोलना मुश्किल हो रहा है। पति से दूर पत्नी का परेशान होना लाजमी है, वो भी तब जब ये खबर मिल चुकी है कि न्याय की खातिर सैनिक यज्ञ प्रताप सिंह भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका दावा है कि पति की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उल्टा उन्हें परेशान किया जा रहा है। अगर उनकी मांगे पूरी हो जाती है तो उन्हें खाना खिलाया जाए, वो अपनी मांगे उनकी पूरी हो सके। मैं यही चाहती हूँ, मेरे पति को न्याय मिले, बस मैं यही चाहती हूँ। नहीं है ही है, क्योंकि ऐसे करते रहेंगे तो हमेशा होता ही रहेगा। अब इतना शोषण हो रहा है, ना परिवार के साथ रहना, इतनी दूर तक, मैं इतनी दूर रहती हूँ। आप भी बताइए, अगर माँ बाप या पत्नी या बेटे को छोड़ के इसीलिए जाते हैं कि देश की रक्षा के लिए, ना कि जूते साफ करने के लिए। पति सरहद पर देश की रक्षा में तैनात हैं, तो घर पर पत्नी उन्हें लेकर देश के प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष से जवाब मांग रही हैं।
जाबाज सिपाही के लिए हक की गुहार लगा रही हैं। मैं यही न्याय चाहती हूँ जनरल से, मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ और प्रधानमंत्री से भी यही निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे पति को न्याय मिले, उसके बाद वो खाना खाएं। मैं यही चाहती हूँ। अगर वो मर जाएंगे तो इसके जिम्मेदार अधिकारी लोग होंगे और प्रधानमंत्री होंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो उनको बोलिए कि ऐसा न्याय, इस न्याय को उस नया तक जाए और मेरे पति को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं यही चाहती हूँ। लांस नायक यज्ञ प्रताप सिंह की पत्नी ऋचा सिंह की गोद में रोते हुए उनके छोटे से बेटे को देखिए। छोटे से बच्चे को भी एहसास है कि सरहद पर मौजूद उनके बहादुर पिता किसी परेशानी में हैं। माँ बेटे की भावनात्मक तस्वीर किसी को भी झकझोर कर रखते हैं। इसलिए मैं देश के लिए लड़, मुझे कोई गम नहीं। फिर कह रहा हूँ, भारत सरकार सब कुछ देती है, भारत सरकार के सब कुछ आता है, स्टोर भरे पड़े हैं, लेकिन वह सब बाजार में चला जाता है। कहाँ जाता है, कौन बिक्री करता है, इसकी जांच होनी चाहिए। शर्मिला यादव बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव की पत्नी। जी हाँ, वही तेज बहादुर जिन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया के जरिए अपनी शिकायत को देश के सामने बेपर्दा किया। सिर्फ हल्दी दाल में और कुछ नहीं, ना प्याज ना लहसुन, जड़े हुए पराठे सिर्फ और चाय का गिलास। पत्नी शर्मिला ने पहले भी मीडिया के जरिए अपने पति के लिए आवाज बुलंद की थी, लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ते हुए अपनी मांग का मोर्चा खोल दिया है। सरकार से दरख्वास्त किया है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। तमाम शिकायती वीडियो के वायरल होते ही सेना में खलबली मची है। सरकार भी हलचल में आई। सेनाध्यक्ष को मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करनी पड़ी। जवानों की परेशानियों से हमदर्दी जताई। ये भी कहा कि अगर समस्या है तो वो खुद इसका समाधान भी करेंगे। Suggestion cum grievances box placed at various places. Anyone, irrespective of rank, service, can use these mechanisms for putting in whatever they wish to write into these letter boxes, so that the grievances reach directly to me, and through me, these can be addressed. A soldier is a soldier if he addresses his grievances directly, penning his name down on that. We will ensure that the identity of his name is not disclosed. हम आपको बता दें कि जिन भी सैनिकों और जवानों ने अपनी शिकायतों का सोशल मीडिया के जरिए खुलासा किया है, उन सब की जांच फिलहाल चल रही है। किसी भी मुकम्मल नतीजे पर फिलहाल पहुंचना जल्दबाजी होगी, लेकिन उन जवानों के परिवारों का जो दर्द सामने आ रहा है वो 100% सच्चा है। ना इन आंसुओं में मिलावट है, ना इनकी फिक्र में कोई खोट है। रीवा से विजय और दिल्ली से मंजीत सिंह नेगी के साथ अनिल सिहाग, महेंद्रगढ़ आज तक। शिकायतों का पिटारा बीएसएफ जवान तेज बहादुर ने खोला था, लेकिन परेशानियों की लिस्ट में दूसरे जवान भी जुड़ते चले गए। सीआरपीएफ के डीजी ने भी कहा है कि सरकार के सामने पहले भी जवानों की मांगे रखी गई हैं। अपनी बात को सबूत के साथ बेपर्दा करने के लिए सेना के एक लांस नायक ने एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया है। एक 125 करोड़ की आबादी वाला देश है अपना हिंदुस्तान। मुल्क के भीतर हमारी जिंदगी आबाद खुशहाल है, क्योंकि भारत की हजारों किलोमीटर लंबी सरहद की सुरक्षा में लाखों जवान दिन रात तैनात हैं। दुश्मन की एक एक साजिश, एक एक चाल को फलने फूलने से पहले ही अपनी जान पर खेलकर उसे बर्बाद करते हैं ये जाबाज। लेकिन अब इन्हीं बहादुर सपूतों में से कुछ ने अपनी शिकायत और दर्द से पर्दा उठाया तो खलबली मच गई है। देश भर के मीडिया में जब शिकायतों का वीडियो वायरल हुआ तो केंद्र सरकार तुरंत एक्शन में आ गई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे मामले की जांच का आदेश जारी किया तो नए नए थल सेनाध्यक्ष बने जनरल बिपिन रावत ने मीडिया के सामने पेश होकर यह बताया कि बहादुर सैनिकों को लेकर वो भी फिक्रमंद है।
लेकिन हम आपको दिखाते हैं उन जवानों को, हम आपको सुनाते हैं उन सैनिकों की आवाज जिसे उन्होंने कैमरे में कैद करके ये बताने की कोशिश की है कि सब कुछ खरा नहीं है। सेना के लांस नायक यज्ञ प्रताप सिंह ने कहा है कि सैनिकों से अफसर अपने बूट साफ करवाते हैं, सैनिकों से अफसर की बीवियां घरेलू और किचन तक का काम करवाती हैं। इस वीडियो के साथ मैं अपनी वीडियो के साथ में कुछ ऐसे वीडियो भेज रहा हूं जो अधिकारियों के द्वारा जवानों का शोषण किया जा रहा है। किस तरह से जवान कुत्ते टहला रहे हैं, बच्चे खिला रहे हैं, गाड़ियां साफ कर रहे हैं। कुछ जवान हमें देखकर कैसे गाड़ी छोड़ के भाग रहे हैं। रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, लेकिन मैं सब कुछ सोचते हुए लास्ट में ये फैसला लिया कि मैं इसकी आवाज़ ज़रूर उठाऊँगा। और मैंने कुछ 15/6/2016 को एक एप्लीकेशन लिखा था जो भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, मानव उच्चतम न्यायालय के पास भेजा था। यज्ञ प्रताप ने बेहद संगीन आरोप लगाते हुए इस खुलासे का दावा किया है कि वो अफसरों के बच्चों को खिलाते हैं, उन्हें स्कूल छोड़ने जाते हैं, मेम साहब के साथ घर का काम करते हैं। अपने इल्जामों को साबित करने के लिए यज्ञ प्रताप ने स्टिंग ऑपरेशन भी किया और दूसरे जवानों के साथ हुई बातचीत को भी बेपर्दा किया। सेना में आप बताओ कि कितने लोग हैं, कितने जवान होंगे जो बूट पॉलिश कर रहे हैं? पूरी सेना में 3 से 5 लाख, 3-3.5 लाख के करीब, 3 से 5 लाख जो अधिकारियों की बूट पॉलिश कर रहे हैं। अधिकारी के लेकिन बड्डी जवान बोल क्यों नहीं पाता है, क्यों डरता है? नौकरी उनके अंडर में, नौकरी एक टन खराब करा देंगे, नौकरी परेशान करेंगे, नाजायज परेशान करेंगे, दबाव है, छुट्टी नहीं टाइम भेजेंगे, छुट्टी नहीं भेजेंगे, परेशान करेंगे, नाजायज परेशान करेंगे। सेना में ये बताओ कितने मतलब लोग बूट पॉलिश करते हैं अधिकारियों की, लेकिन बोल क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि उनकी नस दबी होती है, डरते नहीं, मतलब डरते हैं इसलिए बोल नहीं पाते अधिकारी उसके खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ है ना। 3-3.5 लाख के करीब तो होंगे शायद, ज्यादा ही होंगे, 3-3.5 लाख, 13 लाख पौधे, 13 लाख में से 3 से 5 लाख के बीच, 3 से 5, 11,32,000 अपनी इन्फेंट्री है, पूरी तीनों सेनाएं 13.5 लाख है, 13 लाख टोटल मिला। तो अपनी सेना में सबसे ज्यादा बूट पॉलिश करने वाले हैं, कुत्ते घुमाने वाले हैं अपने यहाँ। तो एक के पास, अच्छा मैंने दोस्तों, इससे पहले सीआरपीएफ जवान जीत सिंह ने भी पैरामिलिट्री फोर्स के साथ सौतेले व्यवहार का दर्द अपने बनाए वीडियो के जरिए छलकाया। सरकार से पूछा, लोगों से पूछा, आखिर सेना के मुकाबले क्या हमारी अहमियत कम है, क्या हमारा काम कमतर है? मैं आप लोगों के जरिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तक एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हम लोग सीआरपी वाले इस देश के अंदर ऐसी कौन सी ड्यूटी है जो नहीं करते। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी भारतीय आर्मी और सीआरपी और बाकी अर्धसैनिक बलों के बीच में फैसिलिटियों में इतना अंतर है कि आप लोग सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। आर्मी को पेंशन भी है, हम लोगों की पेंशन थी वो भी बंद हो गई। 20 साल बाद हम नौकरी छोड़कर जाएंगे तो क्या करेंगे? एक्स सर्विसमैन का कोटा भी हमको नहीं, कैंटीन की सुविधा हमको नहीं, मेडिकल की फैसिलिटी हमको नहीं। ड्यूटी सबसे ज्यादा हमारी आर्मी को जितनी फैसिलिटी। सीआरपीएफ जवान जीत सिंह की बातों को उस वक्त और ताकत मिली जब सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल दुर्गा प्रसाद ने भी उसी सुर में कहा कि सरकार तक पहले भी इन सभी मुद्दों को पहुंचाया जा चुका है। मैं ये कहता हूं कि जो उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वो हम गवर्नमेंट के सामने लेके गए हैं और जो जितना हमसे हो सकती है वो हम कर रहे हैं। जैसे पे के बारे में ये हमें 7th पे कमीशन के सामने ये लेके गए थे, सारे CAPF से लेके गए हैं। सिमिलरली पेंशन के बारे में कह रहे हैं कि भाई उनको पेंशन जो 2004 के बाद जो हमारे लिए बंद हो गया है, लेकिन उनके लिए है अभी और उनको अच्छा नौकरी भी बाद में मिलती है। लेकिन बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव को भी एक बार फिर से दिखाना और सुनाना जरूरी है, जिन्होंने सबसे पहले शिकायती बक्से का ढक्कन खोला। हालांकि बीएसएफ ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में तेज बहादुर के खराब खाने के खुलासे को खारिज कर दिया है, लेकिन पत्नी ने पति की परेशानियों पर सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है। ऐसी हालात हैं कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। सिर्फ हल्दी दाल में और कुछ नहीं, ना प्याज ना लहसुन, ना कम से कम जीरे का ही तड़का मार दिया कर गुरु। मैं अभी सुबह का आपको नाश्ता दिखाता हूँ। ये जड़े हुए पराठे सिर्फ
और चाय का गिलास। यही हाल है, क्या करेगा, अरे ऐसे तो मर जाएंगे खाना खा खा के। तेज बहादुर के बाद अर्धसैनिक बलों के दूसरे जवानों ने भी शिकायत करने की बहादुरी दिखाई। फिलहाल जांच जारी है। सेनाध्यक्ष ने साथ देने का वादा किया है। सरकार भी हरकत में है। उम्मीद यही है कि आने वाली सुबह अच्छी खबर के साथ आएगी। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। जवान तेज बहादुर ने अपनी परेशानियों को बेपर्दा क्या किया, सरकार हरकत में आ गई। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को रिपोर्ट के लिए तलब किया। पीएमओ में रिपोर्ट दाखिल भी हुई, जिसमें दावा किया गया कि खराब खाने का आरोप बिल्कुल गलत है। हालांकि गृह मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी शिकायतों को जल्द सुलझाया भी जाए। दाल देख, कोई पेशेंट वाली कलवाड़ी ना हल्दी है, ना हल्दी नमक पर 2 आइटम है भाई, और कुछ नहीं। कैंटीन की सुविधा हमको नहीं, मेडिकल की फैसिलिटी हमको नहीं। आरोपों के कटघरे में सरकार और सेना खड़ी है। सवाल साख का है, लिहाजा दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए गृह मंत्रालय ने फौरन बीएसएफ को जांच रिपोर्ट सौंपने का हुक्म जारी किया। फिर कह रहा हूँ, भारत सरकार सब कुछ देती है, भारत सरकार के सब कुछ आता है, स्टोर भरे पड़े हैं, लेकिन वह सब बाजार में चला जाता है। कहाँ जाता है, कौन बिक्री करता है, इसकी जांच होगी। तेज बहादुर का वीडियो वायरल होने के 2 दिन के भीतर ही बीएसएफ ने अंतरिम रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप भी दी। शुक्रवार को भी प्रधानमंत्री कार्यालय में एक रिपोर्ट पेश हुई और खराब खाने के आरोपों को खारिज कर दिया गया। पीएमओ में दाखिल रिपोर्ट के मुताबिक तेज बहादुर यादव के खराब खाने की शिकायत गलत है। सरहद पर तैनात बीएसएफ के किसी भी सैनिक को खराब खाना नहीं दिया जाता है। बीएसएफ जवानों में खाने को लेकर कोई असंतोष नहीं है। इसके अलावा बीएसएफ के किसी भी पोस्ट में राशन की कमी नहीं और खाने की गुणवत्ता की हमेशा जांच होती है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि खराब खाने को लेकर अब तक किसी भी जवान ने कोई शिकायत नहीं की है। गृह मंत्रालय ने सभी पैरामिलिट्री फोर्स को ये निर्देश दिया है कि जवानों की सभी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। ऐसे सकारात्मक कदम भी उठाए जाएं, जिससे सैनिकों के काम करने के हालात और भोजन की क्वालिटी में लगातार सुधार हो। भरोसा है कि स्थिति और बेहतर होगी, जिससे भविष्य में शिकायत और परेशानियों का शोर नहीं बल्कि बेहतरी का बोलबाला होगा। दिल्ली से कमलजीत और मंजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में अब हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यानी कि बापू को अपमानित करने वाले बयान का पूरा विश्लेषण करेंगे। यह बयान हरियाणा की खट्टर सरकार में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिया है। अनिल विज की बात माने तो देश में खादी की खस्ता हालत के लिए सरकार की नीतियां नहीं, महात्मा गांधी यानी कि बापू जिम्मेदार हैं। खट्टर सरकार के मंत्री अनिल विज के बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है, जिसे आप चरखा विवाद का पार्ट 2 भी कह सकते हैं। गांधी जी के नाम से कोई खादी पेटेंट थोड़ा हुई है। महात्मा गांधी का ऐसा नाम है, नोट के ऊपर चिपक गया जिस दिन से, उस दिन से नोट की डिवैल्यूएशन हो गई। सफेद दाढ़ी, सफेद टोपी और संत जैसी भाव भंगिमा वाले ये महानुभाव इसी देश के एक सूबे के ओहदेदार मंत्री हैं। सियासत का पायदान चढ़ चढ़कर ये महानुभाव सत्ता की ऊपरी मंजिल तक पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पहुंचकर इनकी सोच कितनी संक्रमित और हास्यास्पद हो गई है, इसकी बानगी देखिए। तो गांधी जी के नाम से कोई खादी पेटेंट थोड़ा हुई है, और जब से खादी के साथ गांधी का नाम जुड़ता रहा, खादी उठ ही नहीं सकी, खादी डूब गई। तो अच्छा किया है कि गांधी का हटा के मोदी का लगाया। मोदी ज़्यादा बेटर ब्रांड नेम है और मोदी का लगने से 14% जो है सेल बढ़ी है। इन्हें अनिल विज कहते हैं। आजाद हिंदुस्तान के हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन इनकी वैचारिक सेहत कितनी कमजोर है इसकी मिसाल इन्होंने खुद दे दी है। जिस बापू ने आजादी दिलाई और जिस आजादी की बुनियाद पर ये आज मंत्री बने हैं, उन्हीं बापू को नीचा दिखाने की कोशिश करते हुए इन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। महात्मा गांधी का ऐसा नाम है, नोट के ऊपर चिपक गया जिस दिन से, उस दिन से नोट की डिवैल्यूएशन हो गई। आप समझ सकते हैं कि हरियाणा सरकार के इस मंत्री ने बापू पर ऐसे ओछे बयान क्यों दिए।
अनिल विज ना तो अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं, न खादी प्रेमी। भारत के लिए बापू के क्या मायने हैं, ये तो इनकी समझ से परे का सवाल है। तो फिर सवाल ये है कि अनिल विज ने ऐसा क्यों किया? जवाब सीधा है, सुर्खियां लूटना और नरेंद्र मोदी को बड़ा ब्रांड बताकर चापलूसी का चैंपियन बन जाना। एक दिन पहले खादी ग्रामोद्योग के कैलेंडर से बापू को बेदखल करने का विवाद आया और दूसरे दिन बीजेपी सरकार में मंत्री ने बापू की गरिमा गिराने वाली टिप्पणी की। बीजेपी परेशान जरूर हुई, लेकिन मंत्री पर सबक सिखाने वाली कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या बापू किसी ब्रांड के मोहताज हैं? क्या खादी सिर्फ एक प्रोडक्ट है? क्या खादी से गांधी का वही रिश्ता है जैसा टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू जैसे किसी कंज्यूमर प्रोडक्ट का विज्ञापन करने वाले फिल्मी सितारों से? अगर देश की सत्ताधारी पार्टी के मंत्री की गांधी जी के बारे में ऐसी सोच है, तो शायद बापू की आत्मा को छलनी करने वाली ऐसी बोली आगे भी निकलती रहेगी। हरियाणा के मंत्री विज के बयान पर खादी भंडार में काम करने वाले लोगों ने भी आश्चर्य जताया है। उनका ये कहना है कि आज़ादी के बाद से अब तक खादी गांधी जी के नाम पर ही बिक रहा है और खादी और गांधी जी के नाम पर राजनीति करना ये बात सही नहीं है। कैमरा पर्सन प्रथमेश कनविलकर के साथ मुस्तफ़ा शेख, मुंबई आज तक। अनिल विज उस जमात के नेताओं में से हैं जिन्हें विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरने की कला बखूबी आती है और इसलिए अब हम आपको खट्टर सरकार के मंत्री अनिल विज का पूरा परिचय देते हैं। ये वही अनिल विज हैं जिन्हें मार्च 2014 में एक महिला मंत्री के बारे में अश्लील शब्द कहने पर विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया था। अगस्त 2015 में अनिल विज ने राष्ट्रगान से अधिनायक शब्द हटाकर एक बड़ा विवाद पैदा कर दिया था। ये वही अनिल विज हैं जिन्होंने बीफ खाने वालों को हरियाणा ना आने की खुली धमकी दी थी। ये वही अनिल विज हैं जिन्होंने भारत माता की जय न कहने वालों का सरकलम करने की दलील का समर्थन किया था। भारत माता की जय न कहने वालों को संघ में भेजने की पैरोकारी करने वाले भी अनिल विज ही थे। अनिल विज ही हैं जिन्होंने खेलों को बढ़ावा देने के नाम पर डेरा सच्चा सौदा को 50 लाख रुपए का दान दे दिया था। हमने आपको मंत्री अनिल विज की पूरी प्रोफाइल बताई, लेकिन इस बार मंत्री अनिल विज ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करने वाला बयान दिया है। मोदी और महात्मा की ऐसी ढेरों तस्वीरें आपकी ज़हन में दर्ज होंगी। देश से परदेश तक मोदी बापू से खुद को जोड़ते रहे, गांधी का गुणगान करते रहे। हैंडलूम डे है, हमें मालूम है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में विदेशी कपड़ों की होली और स्वदेशी का मंत्र इसके साथ 7 अगस्त जुड़ी हुई है। लेकिन अब बीजेपी की सरकार के एक मंत्री ने बापू का अपमान किया है। गांधी पर उल जलूल बयान देने वाले मंत्री ने विवाद बढ़ने पर एक लाइन की ठंडी सी सफाई दे दी और अपनी गलती से तौबा कर लिया। तो गांधी जी के नाम से कोई खादी पेटेंट थोड़ा हुई है और जब से खादी के साथ गांधी का नाम जुड़ता रहा, खादी उठ ही नहीं सकी, खादी डूब गई। महात्मा गांधी का ऐसा नाम है, नोट के ऊपर चिपक गया जिस दिन से, उस दिन से नोट की डिवैल्यूएशन हो गई। उसको वापस ले लिया है उस बयान को कि लोगों को आहत ना करे, और मेरा निजी बयान था तो अब इस पर कोई और कमेंट देना ठीक है। मंत्री अनिल विज का अंदाज बता रहा है कि उन्हें बापू के अपमान का कोई अफसोस नहीं। ये तो महज बयान से पलटने की रस्म अदायगी है जो शायद पार्टी के दबाव में निभा दी गई। खट्टर के मंत्री अपनी खाल बचा रहे हैं, लेकिन देश के करोड़ों बापू भक्तों को बीजेपी के इस बेलगाम मंत्री की बदजुबानी से जबरदस्त चोट पहुंची है। हाँ, इस तरह से बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए और गांधी जी के विचारों को कोई रिप्लेस तो कर नहीं सकता जी। और यहाँ पे मैं खुद भी विरोध प्रदर्शन करने के लिए एज ए गुलाब यहाँ पे मैनेजर सर को देने आया हूँ। आज अगर नेताजी नहीं जान पाते हैं कि खादी क्या है, तो हो सकता है वो खादी के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हो और शायद गांधी जी के बारे में भी नहीं जानते। मंत्री जी तो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो चुनाव प्रचार का दौर है, कुछ भी कह सकते हो। खादी जो है वो गांधी के ऊपर ही चलने वाला है, लेकिन क्या है, पॉलिटिशियन जो है वो जरा अलग टाइप से सोचते हैं। खादी वैसे भी हम लोग हमेशा गांधी जी से ही रिलेट करते हैं जी। तो कोई मंत्री बोले या संतरी बोले कि गांधी जी रिलेट नहीं करते तो इट डजंट मैटर।
मुंबई में हमने खादी ग्रामोद्योग आयोग के कर्ता धर्ता से भी बात की, जो बापू के अपमान पर आग बबूला दिखे। बोलना अयोग्य है और उन्होंने बोला अगर बापूजी नहीं होते तो खादी ग्रामोद्योग का उन्हीं का देन है कि आज तक चल रहा है जी। हाँ, इसे वो चला नहीं पाते होंगे वो बात अलग है हरियाणा के मंत्री का, लेकिन जो भी है आज उन्हीं की देन है। देश पर आज़ादी हुई तो भी उन्हीं की देन है। आजकल वो ये भी बोल सकते हैं कि मैंने आज़ाद किया। देश के हर हिस्से में बापू के मुरीदों में हरियाणा सरकार के मंत्री के बयान पर नाराजगी दिखी। मंत्री जी के आपत्तिजनक बयान पर उमड़े आक्रोश के चलते मंत्री जी को अपना बयान वापस लेना पड़ा। पर मंत्री जी, आपको मालूम है, अगर आज गांधी जी होते तो शायद वो आपकी बात का बुरा नहीं मानते, क्योंकि गांधी जी का मानना था अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है, जो धरातल की सतह को और चमकदार और साफ कर देती है। शायद यही वजह है कि आज गांधी की विचारधारा प्रासंगिक है। 2 हफ्ते बाद देश एक और गणतंत्र दिवस की तैयारी कर रहा है। राजपथ की सजावट हो रही है, पूरा मुल्क जश्न का इंतजार कर रहा है, लेकिन आजादी दिलाने वाले बापू की यादों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। इस मुल्क के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और नहीं हो सकती। बापू पर बीजेपी के नेताओं को विवादित बयान देने की आदत सी हो गई है। खबरदार में अब हम आपको बापू के अपमान का फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि मंत्री अनिल विज को बापू पर अभद्र भाषा बोलने की हिम्मत कहां से आई। गांधी जैसे महापुरुष की ऐसी हत्या हिला देने वाली थी। बापू की हत्या नाथूराम गोडसे ने की, लेकिन गोडसे और आरएसएस के रिश्ते को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे। आज जब बीजेपी के एक मंत्री ने बापू पर अपमान के छींटे उछाले तो विरोधियों ने एक बार फिर गोडसे की याद दिला दी। बीजेपी और बापू से जुड़े विवाद का ये पहला पन्ना नहीं है। बीजेपी के नेता जब तब बयान देते रहते हैं और बापू को विवादों में घसीटते रहते हैं। हरियाणा में बीजेपी सरकार के एक मंत्री की कारगुजारी तो आपने देखी। इस देश को आजादी अगर मिली है तो ये गीत गाकर नहीं मिली है कि बेटी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल। वास्तव में शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सहदेव, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों के बलिदान के कारण हमें आजादी मिली है। बीजेपी के एक सांसद साक्षी महाराज को तो गोडसे में भी एक देशभक्त का अक्स नजर आया था। आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि चापलूसी का ये चैप्टर भी नया नहीं। ब्रांड मोदी और ब्रांड गांधी का बीजेपी में पहले से मुकाबला होता रहा है और इस मुकाबले में जीत किसकी होती रही है ये बताने की शायद जरूरत नहीं। ये तस्वीर मोदी सरकार में मंत्री विजय गोयल की तरफ से लगाई गई थी। पीएम मोदी के जन्मदिन से ठीक पहले गोयल ने मोदी को साबरमती का संत बताकर चापलूसी की हद कर दी थी। दोनों साबरमती के क्षेत्र गुजरात से आते हैं और मोदी जी उन्हीं के पद चिन्हों के ऊपर चल रहे हैं, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो गरीबों को, चाहे वो नीचे जो पिछले दलित वर्ग हैं उनको उठाने की बात हो। सारी उनकी योजनाएं, जनधन योजना, कन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, सारी गरीबों के प्रति समर्पित हैं। तो मैं समझता हूं कि मोदी जी ने जो पूरे देश के का विश्व में नाम किया है, आप उन पे टिप्पणी नहीं करते हैं। जो लोग गांधी नाम पीछे लगा लेते हैं, आप इस पे टिप्पणी करते हैं कि जो गांधी जी की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे बयानों और ऐसी हरकतों से बीजेपी सवालों में उलझती रही है, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि बीजेपी हाईकमान ऐसे नेताओं की बोलती बंद क्यों नहीं कर पाई, क्यों सख्त कार्रवाई नहीं हुई और क्यों महात्मा का अपमान करने की आजादी दी गई। आज तक ब्यूरो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर हुए विवाद का हम विश्लेषण खबरदार में कर रहे हैं। 1-2 दिन पहले खादी ग्रामोद्योग के कैलेंडर से बापू गायब हो गए, गांधी की जगह मोदी ने ले ली। उस विवाद की परत अभी बैठी भी नहीं थी कि आज अनिल विज ने मर्यादा की हद तोड़कर बापू पर यह बयान दे दिया।
चरखे को हथियार बनाकर बापू ने देश को गुलामी से मुक्ति दिलाई, उसी चरखे को गांधी से मुक्ति दिलाने की बात करने वाले हरियाणा के मंत्री को एक बार फिर सुनिए। खट्टर सरकार के इस मंत्री की माने तो बापू की जगह मोदी को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाए तो खादी की किस्मत खुल जाएगी। तो गांधी जी के नाम से कोई खादी पेटेंट थोड़ा हुई है, और जब से खादी के साथ गांधी का नाम जुड़ता रहा, खादी उठ ही नहीं सकी, खादी डूब गई। तो अच्छा किया है कि गांधी का हटा के मोदी का लगाया। मोदी ज़्यादा बेटर ब्रांड नेम है, और मोदी का लगने से 14% जो है सेल बढ़ी है खादी। अनिल विज ने ये बयान यूं ही नहीं दिया है। मंझे नेता रहे हैं वो, अच्छी तरह जानते हैं कि बयानों से कैसे खुश किया जाता है और कैसे खुशी खतरे में डाली जाती है। एक दिन पहले ही खादी ग्रामोद्योग के कैलेंडर से गांधी गायब हो गए थे और पीएम मोदी खादी क्रांति के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। इस पर विवाद कल से ही गर्म था। मोदी जी अंधे हो गए हैं खुद के प्रचार में। प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए और उन्हें बाज आना चाहिए। 10 लाख का सूट बूट पहनने वाले मोदी जी, एक दिन में 4 बार कपड़े बदलने वाले मोदी जी, क्या कभी गांधी जी की जीवन शैली, उनके विचार और उनकी सोच का मुकाबला कर पाएंगे? गांधी जी के दर्शन को चरितार्थ करना यह मोदी जी का दर्शन है, और मोदी जी सदैव ही हर मंच से उन्होंने गांधी जी के चरणों को नमन किया है, गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाया है। ऐसा कोई मंच हमें याद नहीं आता जहां आदरणीय मोदी जी ने गांधी जी की स्तुति न की हो, गांधी जी को नमन न किया हो। तो ऐसा कोई जो है रूल नहीं है, ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है कि गांधी जी की तस्वीर को छापा ही जाए। गांधी जी के आइडल्स हमारे लिए सबसे बड़े हैं और हम उनके आधार पर ही चलते हैं। जहां तक प्रधानमंत्री की तस्वीर का सवाल है, मैंने आपसे कहा गांधी जी के आइडियल्स को इम्यूलेट किया जा सकता है, उन्हें रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की वो तस्वीर जो है चरखा चलाते हुए इस बात को प्रेरित करती है कि खादी के साथ लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ें। मोदी को बापू की जगह खादी आंदोलन का पोस्टर बॉय बनाने वालों की अपनी दलील है। 2015-16 में खादी और ग्रामोद्योग की कुल बिक्री 14% बढ़कर 37,935 करोड़ रुपए हो गई थी। इस बिक्री में अकेले खादी के सामान की बिक्री 2015-16 में 29% बढ़कर 1,510 करोड़ रुपए हो गई थी। 22 अक्टूबर को दिल्ली के कनॉट प्लेस में खादी ग्रामोद्योग के सबसे बड़े आउटलेट में एक दिन में करीब 1 करोड़ रुपए की बिक्री हुई थी, जबकि पिछले साल इसी तारीख को 25 लाख रुपए की बिक्री हुई थी। ऐसे ही आंकड़ों की बुनियाद पर पीएम मोदी को खादी आंदोलन का नया अगुवा बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बापू की अहमियत सिर्फ खादी के प्रमोटर तक सीमित है? कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज बापू को ब्रांडिंग के दायरे में बांधने पर तल्ख ट्वीट किया। हिटलर और मुसोलिनी भी ताकतवर ब्रांड थे। खैर, खादी ग्रामोद्योग के कैलेंडर में सूत काटते गांधी की जगह मोदी दिखे तो बीजेपी ने यही कहा कि गांधी की जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन आज बीजेपी के एक मंत्री ने बापू को खादी की मुहिम से बेदखल करने की बात कहकर अपनी ही पार्टी को लाजवाब कर दिया है। दिल्ली में मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में बस इतना ही, लेकिन आजकल पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और कई जगहों पर तापमान 0 डिग्री से नीचे जा पहुंचा है। हमारी 3 संवाददाता इस ठिठुरती हुई सर्दी में पहुंच चुकी हैं 0 डिग्री से भी नीचे तापमान वाले इलाकों में। वहीं से हमारी विशेष पेशकश बस अब से कुछ ही देर। देखते रहिए आज तक।